नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आवाज टीम की हमेशा कोशिश रहती है कि समाचारों का चित्रण सदैव निर्भीक और सकारात्मक रूप से हो। कोविड महामारी के दौर में इस बीमारी से जुड़े सभी समाचारों को हमने प्रमुखता से दिखाया है। इससे प्रभावित होकर स्वास्थ्य विभाग ने हमें कोविड वार्ड की व्यवस्था के अवलोकन का न्योता दिया। न्योता उस कोविड वार्ड का जहां कोई स्वस्थ व्यक्ति कदापि प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा, किंतु हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और वार्ड का दौरा पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ किया। हमारे संवाददाता सोनू केदार ने। लगभग 200 बेड का ये कोविड अस्पताल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में संचालित है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने इस पूरे अस्पताल की व्यवस्था से हमारे संवाददाता सोनू केदार को अवगत करवाया। करीब 2226 कोविड मरीज जो पूरे सरगुजा संभाग से थे, इस अस्पताल से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। दूसरे लहर के कमजोर होने की झलक भी इस वार्ड में दिख रही है। अधिकांश बेड खाली पड़े हैं। जब महामारी चरम पर थी तो यहाँ बेड भरे पड़े रहते थे। हालांकि अब भी यहाँ 80 के आसपास पेशेंट भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग महामारी थमने के बाद शांत बैठ गया है। बड़ी ही तेजी से तीसरी लहर की तैयारी की जा रही है। कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन क्षमता बढ़ा दी गई है और बच्चों का कोविड वार्ड तैयार कर लिया गया है। आइए जानते हैं अपने संवाददाता सोनू केदार से कि कैसा अनुभव मिला उन्हें कोविड वार्ड भ्रमण से। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता सोनू केदार। तो सोनू, आवाज की टीम आपकी संजीदा रिपोर्टिंग की सराहना करती है कि आप जनता के सामने ऐसी खबरों को लेकर आए हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है कि कोविड वार्ड में आप कितने देर तक मौजूद रहे और वहां पे आपका अनुभव कैसा रहा? जी बीना, मैं बताना चाहूँगा कि कोविड वार्ड में मैं लगातार 1.5 घंटे तक घूमा पूरे डॉक्टरों की टीम के साथ। और अनुभव की बात करेंगे तो 8 घंटे जो पीपी किट पहनकर डॉक्टर ड्यूटी करते हैं वो बहुत ही कठिन दौर होता है, क्योंकि वो बहुत यहाँ के सफाई कर्मचारी भी और डॉक्टर भी बहुत ही कठिन दौर से गुजरते हैं। और जैसा कि आपको देखते हैं कि हम पीपी किट नॉर्मली पीपी किट का यूज़ तो होता नहीं, कोविड जब से आया है तब से पीपी किट की यूज हो रहा है। और 8 घंटे विदाउट एसी में और एसी में भी ड्यूटी करना, सफाई कर्मचारी लगातार ड्यूटी करते हैं 8 घंटे अपना पीपी किट पहनकर, तो बाकी बहुत ही कठिन काम है ये 8 घंटे पीपी किट पहन के ड्यूटी करना। जी। तो किन परिस्थितियों में स्वास्थ्य कर्मी वहां काम कर रहे हैं और क्या कुछ अनुभव उन्होंने आपसे साझा किया है? मैं जब अंदर गया पीपी किट पहनकर और पूरे प्रोटोकॉल का पालन कर तो मुझे वहाँ पर देखने के लिए मिला कि वहाँ पर जो सबसे पहले तो सफाई कर्मचारी छोटे कर्मचारी होते हैं, उनसे मैंने मुलाकात की। उनसे सबसे पहले हम जानने की कोशिश किए कि आपको क्या दिक्कतें होती हैं। तो वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो 8 घंटे पीपी किट पहन के ड्यूटी करते हैं और डॉक्टर भी साथ में ड्यूटी कर रहे हैं उन्हीं के साथ में पीपी किट पहनकर। उनका अनुभव और अपने सफाई कर्मचारी का अनुभव, दोनों का अनुभव मैंने जानने की कोशिश किया। तो सबसे कठिन काम जो होता है डॉक्टरों का भी है और अपना सफाई कर्मचारियों का भी है। लेकिन जब मैंने सफाई कर्मचारियों से बात किया तो उनके आँख, जैसे क्या होता है पीपी किट अगर पहनते हैं तो चश्मा भी लगाए रहते हैं, तो आँख में वो पूरा धुंधलापन रहता है उनके, वो पहचान नहीं पाते हैं आप किससे बात कर रहे हैं और वो पसीना से तरबतर रहते हैं। उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है, कि हमेशा पीपी किट का उपयोग तो किया नहीं जाता है। अभी कोविड जब से आया तब से पीपी किट का उपयोग हो रहा है। और हमारे जो मेडिकल कॉलेज है कहीं ना कहीं पहले से और ज़्यादा बेहतर हो रहा है। तो जब मैंने वहाँ पे डॉक्टरों से बात किया, वहाँ के मरीजों से बात किया लगातार कि यहाँ पर कैसा इलाज हो रहा है, आपका सफाई व्यवस्था है कि नहीं है, तो उन्होंने बताया कि पहले से बेटर है। पहले क्या है कि हमको बहुत चीज़ें सुनने के लिए मिलती थी, नकारात्मक चीज़ें कि हॉस्पिटल की अव्यवस्थाएं हैं। धीरे धीरे सुधार रहे हैं। और जैसे कि हम फिर बताना चाहूँगा कि मैं जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो बहुत ही कष्ट में काम करते हैं। 8 घंटे पीपी किट पहन के काम करना, डॉक्टर तो कम से कम एक बार राउंड मारकर चले जाता है, लेकिन अगर सफाई कर्मचारी की बात करें तो वो 8 घंटे लगातार वहाँ पर पीपी किट पहन के हैं। हमारे स्टाफ नर्सेस हैं वो पीपी किट पहन के लगातार रहती हैं। मैंने स्टाफ नर्सों से ही बात किया, वहाँ पर मरीजों से बात किया। वाकई में बहुत कठिन काम है। आप एक कोरोना वार्ड में समझना, लोगों से जो मरीज हैं उनसे तो आप मिल नहीं सकते बहुत डिस्टेंस करके, और उसके बाद भी उस काम को बहुत ही क्या बोलना चाहेगा कि बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं उस काम को। जी, जैसा कि आपने कहा कि कोविड वार्ड को लेकर कई नकारात्मक
तथ्य भी सामने आते हैं, तो वहाँ की साफ सफाई को लेकर जो नकारात्मक बातें सामने आती हैं, उसको लेकर आपका क्या अनुभव है? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कई फुटेज वीडियो बाहर निकलते रहते हैं वहाँ पर कि कोई ख़राब खाना दे रहा है, तो आपका बाथरूम ख़राब है। तो हमने इस विषय को भी लेकर डॉक्टरों से बात किया और अंदर गए, हमने देखा कि क्या वाकई में ऐसा है कि नहीं है। तो हम गए अंदर, पूरा पहले होता था, हो सकता है कि होगा, लेकिन हम जब अंदर गए तो हमने उस व्यवस्था को देखा कि कहीं ना कहीं पहले से लाख बेटर अच्छा हो गया है अस्पताल हमारा। एक तो पहली बात कि आपको बताना चाहूँगा, संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है ये। और यहाँ पर क्या होता है कि संभाग से कई मरीज आते हैं, पूरे संभाग से मरीज आते हैं। जैसे कि अपन प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई मरीज जा नहीं पाता, पैसे के अभाव रहता है। तो ऐसे में क्या है कि जो मरीज आते हैं वो मेडिकल कॉलेज के बदौलत हैं, उनसे मिलते हैं आकर। मेडिकल कॉलेज में आना बहुत ज़रूरी है और मेडिकल कॉलेज को उनको लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो वापस नहीं कर सकता मरीज को कि आप चले जाइए, हम नहीं ले पाएंगे, ऐसा नहीं। उनकी मजबूरी है, वो लेंगे, उसके बाद वो लेते हैं, इलाज करते हैं। और स्वाभाविक है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी गलतियां तो होती हैं। जी। तो सोनू, कोविड की तीसरी लहर को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं, तो कोविड वार्ड में तीसरी लहर को देखते हुए किस प्रकार की तैयारियां होती हुई आपको दिखाई दी? जी बीना, इसको लेकर मैंने डॉक्टर लाखन सिंह से बात किया कि तीसरी लहर को लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही हैं। तो जैसा कि अपन देखे वहाँ पर जाकर कि बच्चों के लिए स्पेशल 20 बिस्तरी अस्पताल बनाया गया, क्या है कि ऐसा बताया जा रहा है कि जो तीसरी लहर है हमारा, वो बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और एक नई चीज़ सामने आई थी, ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस को लेकर भी तैयारी कई जोरों से की जा रही है। कलेक्टर साहब भी लगातार मीटिंग लेते रहते हैं। हॉस्पिटल अधीक्षक जो हमारे लाखन सिंह सर है, वो भी लगातार राउंड करते रहते हैं। उसको लेकर 20 बिस्तरों बच्चों का हॉस्पिटल बनाया गया है और 100 बेड का और अस्पताल अपने को बनाया जा रहा है, ICU। क्योंकि तीसरी लहर की बात जैसे कर रहे हैं कि बहुत भयानक होगा, बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ेगा, तो सबके लिए तैयारियां कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से की जा रही है। और इसमें मेडिकल कॉलेज का जो डीन है, मेडिकल कॉलेज के डीन और अपने डॉक्टर लाखन सिंह जी जो हैं अधीक्षक, उनका सब बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है इस पर, और लगातार ये काम कर रहे हैं कि पहले से ज़्यादा बेटर हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू आपका इस विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह का इस विषय पर क्या कहना है। ये बहुत ही चैलेंजिंग है। पीपी किट पहन के आप जब अंदर रहते हैं, जो कि आपके पूरे शरीर कवर रहता है, ढके हुए रहते हैं, उसमें कई तरह की पीपी किट्स जो होते हैं, कुछ तरह जो पीपी किट होते हैं बिल्कुल एयर वो नहीं होता। हमारा जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अकोमोडेट नहीं है। हालांकि जहाँ एसी है वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ऐसे और भी वार्ड है जहाँ एसी नहीं है, वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होती है। तो वहाँ पर जहाँ पर एसी वगैरह की सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर हम लोग 6-6 घंटे का शिफ्ट रखा है, और बाकी जहाँ एसी की सुविधाएं हमारा 8-8 घंटे की शिफ्ट रखा हुआ है, और कंफर्टेबली कर रहे हैं। तो चैलेंजिंग है, प्रोफेशनल जॉब है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट किए हैं। तो जो भी परेशानियां होती हैं आपस में चर्चा करते हैं हम लोग। और हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि पीपी किट पहनकर जो एक अलग, जो अभी तक नहीं होता था यूजुअली, इतनी संख्या में हम लोग कभी ऐसे हैबिचुअल नहीं थे कि पीपी किट पहन के 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करें। जो हमारे स्टाफ और हमारे कर्मचारी जो कर रहे हैं वो चैलेंजिंग है, और मैं कह सकता हूँ कि वो इतने कठिन परिस्थितियों में जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, उसको जितना भी कहें वो कम है उसके लिए। आप किस तरह से विजिट करते हैं? हमेशा जाते हैं कि आज अचानक कुछ विजिट करने का? मैं लगातार रिव्यू लेते रहते हैं हम लोग, मैं मेट्रन के साथ में, और फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो नोडल्स हैं उनके साथ में रिव्यू मीटिंग हमारी होती रहती है। मैं नियमित रूप से नहीं जाता हूँ, सप्ताह में कोशिश करता हूँ कि 1 या 2 या 3 विजिट, कभी एक ब्लॉक में, कभी दूसरे ब्लॉक में, जहाँ पर जैसी वो होती हैं। और एक चूँकि मैं एक क्लिनिशियन भी हूँ, मेरी खुद की एक उत्सुकता रहती है कि मैं जाके पेशेंट्स के बारे में मैं भी जानने की इच्छुक रहता हूँ। तो वो चिकित्सकों से बात करके, कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहते हैं, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मैं आज 2 दिन ही जाऊँगा ये दिन, कुछ ऐसे केसेस रहते हैं तो हम लोग टीम बना कर जाते हैं और चलिए उस पेशेंट को देखते हैं। तो ऐसे समय भी मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि मैं भी जाऊँ। और चूँकि आप मैं जितना पेशेंट देखेंगे, चाहे वो कोविड पेशेंट हो चाहे कोई सा भी पेशेंट हो, रूटीन में तो मैं पूरे अपने वार्ड का, अपने विभाग का राउंड लेता ही हूँ। कोविड के लिए
कोशिश करता हूँ कि कोई पेशेंट के बारे में जिस चर्चा करता हूँ कैसा पेशेंट है क्या है, और कई पेशेंट ऐसे लगते हैं कि आईसीयू में इतने दिनों से रहते हैं। तो आज जैसे हम लोग डेथ रिव्यू किए, डेथ रिव्यू में हमको पता चला कि कई पेशेंट 10-10, 15-15 दिन भी रहे हैं। तो ऐसे कुछ पेशेंट भर्ती थे। तो आज मेरी इच्छा हुई कि जल के उन पेशेंट को देखें। तो उसमें जैसे डायलिसिस के पेशेंट, यंग पेशेंट और कोमॉर्बिडिटी, उससे एक हमको असेसमेंट करते हैं हम लोग कि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट को भी हम बचाया जा सकता है। तो मेरा एक अपना स्वयं की इच्छा होता है कि मैं जाके देखूं। तो दोनों काम हो जाते हैं, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव राउंड भी हो जाता है और साथ में मेरा जो एक अपना खुद का एक प्रोफेशन है डॉक्टर होने के नाते एक पेशेंट देखना भी हो जाता है। आप अंदर गए थे तो कुछ एसी भी खराब थे, तो क्या किस तरह निर्देश देखे और क्या क्या अव्यवस्था देखने के लिए मिली? डॉक्टर्स इतने वो एसी ख़राब था, तो एसी की न चिंता करते हुए भी वहाँ हमारे कर्मचारी जो उस परिस्थिति में काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और एसी के लिए मैंने तत्काल इलेक्ट्रीशियन को बुलाया हूँ। और चूँकि वो एक तरफ का पूरे ब्लॉक का ही एसी ख़राब था, तो ख़राब एसी ख़राब नहीं है। मैं इसके पहले भी मैंने कई बार उनको निर्देश दिया था। तो कहीं पर से वो इलेक्ट्रिकल कुछ इशूज़ होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए मैं निर्देश दिया हूँ। और कल जिसने वहाँ पर एसी का पहले काम किया है उसको कल ही बुलाकर उसको मैं बोलूँगा एक बार मेरे पूरा अपडेट कर। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अंबिकापुर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सरगुजा जिले के एडिशनल एसपी सुनील शर्मा ने मुहिम छेड़ दिया है। एक तरफ जहां बिना नंबर वाली वाहनों की जांच की जा रही है, वहीं दूसरी ओर तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए यातायात विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही एडिशनल एसपी ने ट्रक मालिक संघ, ऑटो चालक संघ और बस मालिक संघ की बैठक लेकर यातायात नियमों के पालन करने का निर्देश दिया है। अंबिकापुर शहर में इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। आए दिन तेज रफ्तार की वजह से सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। साथ ही बिना नंबर की बाइक से घूमने वाले असामाजिक तत्व के लोग चेन स्नैचिंग, मोबाइल लूट जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में शहर की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। वहीं नागरिकों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरगुजा जिले के एडिशनल एसपी सुनील शर्मा ने मुहिम छेड़ दिया है। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में यातायात विभाग तेज रफ्तार वाहनों और बिना नंबर की बाइक से घूमने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ यातायात पुलिस चालानी कार्यवाही कर रही है। वहीं इस अभियान को मजबूती देने और सफल बनाने के लिए एडिशनल एसपी सुनील शर्मा ने ट्रक मालिक संघ, ऑटो चालक संघ और बस मालिक संघ की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में एडिशनल एसपी ने निर्देशित किया कि अनिवार्य रूप से सभी ट्रैफिक नियमों का पालन कर पुलिस विभाग का सहयोग करें, ताकि बढ़ते सड़क हादसों पर नियंत्रण पाया जा सके और शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। इस दौरान एडिशनल एसपी सुनील शर्मा ने सख्त हिदायत दी कि सभी को स्पीड लिमिट का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। साथ ही शराब का सेवन कर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा शहर में बनी जाम की स्थिति को देखते हुए उन्होंने निर्देशित किया है कि अवैध पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही होगी। वहीं सुनील शर्मा ने कहा कि ये अभियान निरंतर जारी रहेगा ताकि शहर की यातायात व्यवस्था बनी रहे। ये शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पिछले हफ्ते से अभियान चालू किया है, जिसमें बिना नंबरी गाड़ियों पे कार्रवाई चल रही है। आज की मीटिंग का उद्देश्य ये था कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जिनकी वजह से तेज़ रफ्तारी की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसके लिए इन सब की मीटिंग बुलाई गई थी। इनके माध्यम से समस्त ट्रक्स को और बसेस को और ऑटो सभी जो भी कमर्शियल व्हीकल हैं तब तक मैसेज दिया गया है कि ये सभी लोग गति सीमा का पालन करें, शराब पी के वाहन अपने ड्राइवर से ना चलवाएं और साथ ही साथ इलीगल पार्किंग, अवैध पार्किंग इधर उधर ना करें सड़क पे। इन 3 कारणों की वजह से सड़क में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, शहर में जाम लग रहा है, वो काफ़ी हद तक यदि इन पे काबू पाते हैं तो वो जाम पे भी काबू पाया जाएगा। तो इन सबसे यही मीटिंग करके यही सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ अब इस पर लगातार हम लोग कार्रवाई भी करेंगे ताकि इसमें हम ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू और दुरुस्त कर सकें। देखिए, पुलिस का कार्य है कानून व्यवस्था का पालन करवाना। यदि कोई व्यक्ति समझाइश के बाद भी, मीटिंग्स के बाद भी नहीं मानता है तो जो कानून का जो काम है वो कानून करेगा और जो भी सख्त से सख्त धाराएँ रहेंगी उस प्रकरण में वो लगा के सख्त जुर्माना और जो भी कार्रवाई है सब की जाएगी। बिल्कुल। अगली खबर मॉनसून से जुड़ी हुई है। सरगुजा जिले में मॉनसून के समय पर आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है।
मौसम का मिजाज बदलने लगा है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पहुंच चुका है। संभावना है कि 15 जून तक सरगुजा संभाग में भी मॉनसून दस्तक दे देगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से सरगुजा में अमूमन मॉनसून 10 से 15 जून तक दस्तक दे देता है। इस वर्ष भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अपने समय पर सरगुजा संभाग में मॉनसून दस्तक दे देगा। मौसम विभाग की माने तो वर्तमान समय में मॉनसून पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों और पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। वहीं उत्तर पूर्वी भारत, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मॉनसून प्रवेश कर चुका है। साथ ही पश्चिम बंगाल के हिमालयन क्षेत्र में मॉनसून का आगाज हो चुका है। इस आधार पर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि 10 से 15 जून तक उत्तरी छत्तीसगढ़ में मॉनसून दस्तक दे देगा। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सरगुजा जिले में इन दिनों प्री मॉनसून की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। नम हवाओं के साथ रुक रुक कर कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। देखिए, सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है और यहाँ मानसून अमूमन 10 से 15 जून के बीच दस्तक देता है। इस बार जो अभी मानसून की स्थिति है, जिस रफ्तार से मानसून आगे बढ़ रहा है, तो संभावना है कि वो अपने नियत समय पे 15 तारीख के आसपास वो सरगुजा संभाग में दस्तक दे सके। अभी मानसून लगभग पश्चिमोत्तर भारत के पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में आ गया है। पश्चिमी क्षेत्र में वो महाराष्ट्र तक पहुंच गया है और इधर उत्तर पूर्वी भारत में त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे जगहों में पहुंच गया है। और पश्चिम बंगाल का जो हिमालयन क्षेत्र है वहाँ तक कल मानसून पहुँच गया है। हाँ, ये सारी प्री मानसून की गतिविधियाँ ही हैं। और अभी जो बंगाल की खाड़ी में एक औदाब क्षेत्र बन रहा है, 11 तारीख के आसपास उसके बनने की संभावना है, तो उसके चलते भी नम हवाएँ आ रही हैं। तो ये प्री मानसून की गतिविधि ही है और ये वर्षा को हम प्री मानसून की वर्षा भी मान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 98265 15093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए जुटी मितानिनों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से किट का वितरण किया गया है, ताकि मितानिन भी कोरोना संक्रमण से बचकर लोगों की सेवा कर सकें। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मितानिनों ने संक्रमित मरीजों की खूब सेवा की है। मितानिनों द्वारा संक्रमितों के घरों में जाकर दवाई किट सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार स्लोगन लेख का कार्य बखूबी निभाया गया है। इनके कार्य को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने मितानिनों की सुरक्षा हेतु किट उपलब्ध कराया है।
जिससे मितानिन कोविड से बच सके और लोगों को अपनी सेवा निरंतर देती रहे। जिसे लेकर अंबिकापुर में मितानिन सुदृढ़ीकरण अभियान कोरोना हारेगा देश जीतेगा के तहत एक्ट ग्रांट द्वारा प्रदाय मितानिन किट का वितरण और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला स्वास्थ्य समिति सरगुजा द्वारा मितानिनों को किट वितरण किया गया। जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि ये किट राज्य शासन के द्वारा एक्ट एक्शन कोविड-19 टीम गेम से मिले हुए किट की है। किट में मितानिनों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए फेस शील्ड, N95 मास्क, हाथ धोने के लिए साबुन, मरीज के टेम्परेचर को नापने के लिए 6 डिजिटल थर्मोमीटर, थर्मल स्कैनर, साथ ही पल्स ऑक्सीमीटर, इस तरीके से संपूर्ण किट का वितरण किया गया, जिससे कोविड-19 संक्रमण से मितानिनों का बचाव भी हो सके। साथ ही मितानिन जहां रहती हैं वहां के मरीज यदि होम आइसोलेशन में है तो उस समय सही ढंग से देखरेख हो सके, जिसे लेकर आज मितानिनों को किट बांटने का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने आई उदयपुर की मितानिनों ने बताया कि विकासखंड उदयपुर में 379 मितानिन कोरोना संबंधित कार्यों में जुटी हुई हैं। गांव के सभी घरों में जाकर जिन्हें सर्दी, खांसी, बुखार सहित अन्य बीमारी होती है, उन्हें मितानिनों के द्वारा सहयोग किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु मितानिनों को किट मिलने पर मितानिनों ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंहदेव का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि जिन किट का वितरण किया गया है वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत आया है। गौरतलब है कि पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंहदेव की अगुवाई में शुरू की गई है और इस प्रोजेक्ट को शासन स्तर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया। आज का जो कार्यक्रम है वो मितानिन किट का वितरण किया जा रहा है और साथ में इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है। ये किट राज्य शासन के द्वारा एक्ट जो एक्शन कोविड-19 टीम ग्रांट से मिले हुए किट है, जिस किट में मितानिनों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए फेस शील्ड, N95 मास्क, हाथ धोने के लिए साबुन, मरीज के टेम्परेचर को नापने के लिए डिजिटल थर्मामीटर जिसकी संख्या 6 है, थर्मल स्कैनर, इसके साथ में पल्स ऑक्सीमीटर, इस तरीके से संपूर्ण किट जिससे कोविड के संक्रमण से मितानिनों का बचाव भी होगा और साथ में मितानिन जहां रहते हैं वहां के मरीजों का भी, यदि मरीज होम आइसोलेशन में यदि रहता है तो उस समय उसका सही ढंग से देखरेख हो सकता है। ये जो किट अपने सरगुजा में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत में आया हुआ है। इस पायलट प्रोजेक्ट की जो शुरुआत जो है वो रेड क्रॉस चेयरपर्सन श्री आदित्येश्वर शरण सिंहदेव जी के अगुवाई में किया गया और इस प्रोजेक्ट को शासन के स्तर से स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव सर के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया। मैं आई हूँ प्रशिक्षण लेने कोरोना किट के बारे में जानी आज, और गांव में बहुत सारे कोरोना से लोग जूझ रहे हैं। उनके लिए बहुत अच्छा सहायक हुआ कि मितानिन बहनें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं रहने के कारण उनका सहयोग नहीं कर पाती थी। अपने यहाँ उदयपुर में 480 किट मतलब दवा का किट दिए थे, जिससे कि कम से कम हमारे जाने भर में 170 लोग तो किट से ठीक हो गए और मितानिन अपने दवा पेटी से भी कुछ लोग का उपचार करी, वो भी लोग ठीक हो गए हैं और अब अच्छे से हैं। पर गांव में जैसे जाने पर उनके पास अभी इसमें साबुन मिला है, सैनिटाइजर है और फेस किट है, लगा के मतलब उनको जाने में सहूलियत होगा। और पल्स ऑक्सीमीटर नहीं था, जिससे कि बहुत लोग पूछते थे कि जैसे वहाँ से कोविड सेंटर से फ़ोन जाता है कि कितना उनका सांस की गति का चल रही है, पल्स रेट का है उनका, तो नहीं बता पाते थे। अब इससे उनको सहायता मिलेगा कि वो उनका नाप के बता सकते हैं। कोऑर्डिनेटर हूँ और हम लोग वहाँ 379 मितानिन का सहयोग करते हैं और पूरे गांव में जा के सभी के घर जहाँ बुखार हुआ, दस्त हुआ, उल्टी हुआ, सबका सहयोग करते हैं। और जो कोरोना किट अभी जो मिल रहा है आदि बाबा के सहयोग से, टीएस सिंहदेव जो हम लोग का मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके सहयोग से सरगुजा में बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग का सहयोग, इतना अच्छा सहयोग कर रहे हैं सर
कि हम लोग इतना अच्छा आगे इसका महत्व उठाएं और इसको हम लोग इतना अच्छा से सहयोग करेंगे। गाँव में घर घर जा जा के जिसमें मितानिन किट जो मिल रहा है उसमें सबका सहयोग करेंगे। और जहाँ सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कड़ा तेवर अपनाया है। लखनपुर के पास चल रहे सड़क निर्माण कार्य में धीमी प्रगति और पैच रिपेयरिंग का कार्य पूरा नहीं होने पर एनएच के अधिकारियों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश आरटीओ विभाग को दिया है। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने मंगलवार को साप्ताहिक समय सीमा की ऑनलाइन बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अंबिकापुर शिवनगर एनएच में लखनपुर के पास जारी निर्माण कार्य की धीमी प्रगति और अब तक पैच रिपेयरिंग कार्य पूरा नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एनएच निर्माण कार्य में ठेकेदार की लेट लतीफी कार्य और एनएच के अधिकारियों के लापरवाही से प्रगति नहीं आ रही है। सड़क खराब होने के कारण उदयपुर के पास यात्री बस की भी दुर्घटना हुई है, जिसकी जिम्मेदारी एनएच के अधिकारियों की है। उन्होंने आरटीओ को इस दुर्घटना के लिए खुद प्रार्थी बनकर एनएच के अधिकारियों पर नामजद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एनएच के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया कि लखनपुर में एनएच निर्माण कार्य बरसात से पहले पूरा कराएं। सड़क के किनारे नाली का निर्माण भी कराएं। यदि पक्की नाली तत्काल नहीं बन सकती तो कच्ची नाली ही बनाएं, ताकि बारिश का पानी निकल जाए और कहीं पर जल भराव की समस्या न हो। उन्होंने सांडबार से उदयपुर तक पैच रिपेयरिंग में ठेकेदार द्वारा लेट लतीफी करने पर एनएच के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि शीघ्र पैच रिपेयरिंग पूरा कराएं, अन्यथा सख्त कार्यवाही के लिए तैयार रहें। कलेक्टर ने एनएच के ठेकेदार को कार्यालय में शीघ्र हाजिर करने के निर्देश एनएच के अधिकारियों को दिए हैं। प्रदेश भर में मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इसी कड़ी में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरगुजा जिले में भी राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। युवा मोर्चा की मांग है कि जिस तरह सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं कोरोना संक्रमण को देखते हुए रद्द की गई हैं, उसी तरह कोरोना संक्रमण के विस्तार को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं को भी रद्द किया जाए। दरअसल युवा मोर्चा का कहना है कि राज्य सरकार ने कोरोना काल के बीच छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के आयोजन का फैसला लिया है। उससे छात्रों और शिक्षकों में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में सरकार को बोर्ड परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रत्येक जिले में महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम पर हमने एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में हमने यह मांग की है कि जैसे सीबीएसई की परीक्षाएं 12वीं की रद्द की गई हैं कोरोना महामारी को देखते हुए, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में बच्चों के ऊपर खतरा बहुत ज़्यादा है और लगभग 3 लाख विद्यार्थी जो इस छत्तीसगढ़ बोर्ड में 12वीं के एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो जिस पैटर्न में छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया उसमें संक्रमण का बहुत खतरा है और विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों को भी संक्रमण होने की बहुतायत में संभावना है। चाह रहे हैं कि जैसे सीबीएसई की परीक्षाओं को निरस्त किया गया, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाओं को भी कोविड के संक्रमण को देखते हुए विद्यार्थियों की जान का खिलवाड़ न करते हुए निरस्त किया जाए। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। प्यूरिल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरिल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरिल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। वीएम इंटरनेट सर्विस, शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में
विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले में पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने नेचर क्लब को पुलिस परिवार की ओर से 1 लाख रुपए की नगद सहायता राशि प्रदान की है। दरअसल नेचर क्लब द्वारा विगत 1 वर्ष से कोरोना काल के दौरान जिला अस्पताल में रोजाना कोरोना संक्रमित और सामान्य मरीजों के परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। ऐसे में जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने जिला अस्पताल में नेचर क्लब सामाजिक संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रभावित होकर 1 लाख रुपए विभाग के कर्मचारियों की मदद से इकट्ठा कर सहयोग किए हैं। वहीं नेचर क्लब के सदस्य सहित जिला अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस अधीक्षक और पुलिस परिवार का आभार व्यक्त किया है। छोटे सी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं हम सूरजपुर पुलिस के द्वारा। जब मैं यहाँ पदस्थ हुआ था मुझे कुछ ही दिनों बाद पता चला था कि नेचर क्लब सूरजपुर जो है जिला अस्पताल में जितने भी पेशेंट रहते हैं उनके 2 परिजनों को जो उनके यहाँ देखभाल करते हैं उनको भोजन कराया जाता है। जब ओझा जी ने ये मुझसे बताया था तो मुझे भी एक खुशी हुई थी, क्योंकि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कहाँ ऐसा भंडारा होता है मंदिर में या लंगर होता है। ये सेवा जो करते हैं बहुत एक अच्छा सुकून मिलता है। और जब मैं यहाँ पर आया, ओझा जी ने मुझे यहाँ बुलाया और नेचर क्लब के अन्य सदस्यों ने बुलाया और आप लोग भी आए थे, तो मुझे एक अच्छा एहसास हुआ था यहाँ पे हम किसी बहाने कुछ छोटी सी सेवा कर सकें। और क्योंकि अभी कोविड का समय था बीच में और ओझा जी ने बताया था थोड़ी सी दिक्कत थी, तो हम लोगों ने एक बार और सहयोग करने का प्रयास किया था। और क्योंकि आज मैंने अपने जितने भी मेरे साथी अधिकारी कर्मचारी हैं, जब मैंने उनसे 3-4 दिन पहले इस बारे में चर्चा की थी तो मेरे सूरजपुर पुलिस का एक जवान, जितने अधिकारी हैं जवान हैं, सब लोगों ने सहर्ष इसके लिए स्वीकार वो किए थे और सब लोग अपना स्वेच्छा से एक राशि एकत्र की है जो लगभग 1 लाख रुपए की राशि एकत्र हुई थी। हम सब लोगों ने अपने वेतन से और सभी अपने अपने सहयोग से किए, जो आज हम नेचर क्लब के और जो रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं आपके ओझा जी, उनको हमने सौंपा है। ये नेचर क्लब सूरजपुर के द्वारा पिछले 1 साल से भी अधिक समय हो गया है यहाँ पे मरीजों के परिजनों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है और इसमें हमको जन सामान्य का और सबका सहयोग मिलता है। सूरजपुर ज़िले के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारी चर्चा हुई थी और उसमें शुरू से ही वो सहयोग करते आ रहे थे व्यक्तिगत रूप से, और आज उनके नेतृत्व में पूरा सूरजपुर ज़िले के पुलिस परिवार में, जिसमें कांस्टेबल से लेकर और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय तक पूरे सूरजपुर पुलिस परिवार की ओर से एक बहुत बड़ी राशि लगभग 1 लाख रुपए हमें सहयोग के रूप में दी गई है। इसके लिए मैं पूरे सूरजपुर जिला पुलिस प्रशासन के प्रति नेचर क्लब की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंबिकापुर नगर निगम की महत्वाकांक्षी योजना अमृत मिशन का कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। कुछ क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य बाकी है, तो वहीं कई घरों में मीटर लगने का कार्य चल रहा है। ऐसे में नगरीय क्षेत्र के लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि कब तक उनके घरों में नल जल योजना के तहत पानी की सप्लाई होगी। अंबिकापुर शहर के कई क्षेत्रों में अमृत मिशन के तहत पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन अभी भी शहर का बड़ा इलाका पेयजल संकट से जूझ रहा है। नगर निगम द्वारा अमृत मिशन योजना के पूर्ण होने पर शहर को टैंकर मुक्त और घर घर पर्याप्त मात्रा में पानी सप्लाई करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक अमृत मिशन योजना का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। अभी भी पाइपलाइन विस्तार का कार्य शेष बचा हुआ है। घर घर कनेक्शन देने और वाटर मीटर लगाने का कार्य चल रहा है। वहीं ये कार्य कब तक पूरा होगा, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। 106 करोड़ के प्रोजेक्ट अमृत मिशन के तहत नगर निगम के नए क्षेत्रों को जोड़ने के साथ कई इलाकों में पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन अभी भी शहर का एक बड़ा हिस्सा गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या से जूझ रहा है। कुछ वर्षों पूर्व नगर निगम में शामिल हुए नए वार्ड में अभी पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। वहीं हाउस कनेक्शन के अभाव में कई घरों तक योजना का लाभ नहीं पहुँच सका है। पीने के लिए, खाना, नहाए धोए के लिए, कपड़ा धोने के लिए, और क्या पानी नहीं मिल पाता है क्या? नल में नहीं आता है क्या? नहीं, तो टैंकर से आता है। हाँ। कितने दिनों से आता है? कितना बार आता है एक दिन में? आ जाता है 2 बार।
2 बार आ जाता है, कभी कभी 2 दिन पर 3 दिन पर। तो क्या समस्या नहीं हो रहा है आप लोगों को? हो रहा है भैया, क्या करें, बोरिंग से हेडपम्प से भरते हैं। मठपारा इंदिरा गांधी वार्ड है और यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या है कि नल भी बोरिंग है, बोरिंग 4 बाल्टी भरिएगा तो हटा जाता है और एक आगे हेडपम्प है वो भी हटा जाता है। यहाँ पे नदी में भी गंदा पानी है, कोई यूज का नहीं है नदी का पानी। कितना आबादी होगा या किस तरह से पानी को लेकर समस्या है? यहाँ लगभग आपका 1000 से ऊपर होगा आबादी। टैंकर आती है एक दिन 2 दिन बीच करके उसी से भरते हैं हम लोग और पीने के लिए थोड़ा मोड़ा जैसे बोरिंग वगैरह से निकाल लेते हैं। और यहाँ पानी के लिए इतनी परेशानी हो रही है, मतलब पब्लिक यहाँ इतना परेशान है। 2 बोरिंग है, बोरिंग में भी पानी नहीं मिलती, ठीक है। 3 बार केवल टैंकर आते हैं और तीनों टैंकर में इतने पब्लिक की पानी हम लोग को कम्प्लीटली हो नहीं पाता हम लोग के लिए। इधर जल प्रदाय एवं MIC सदस्य द्वितेंद्र मिश्रा ने बताया कि समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने की योजना पर काम चल रहा है और अमृत मिशन का कार्य पूरा होते ही सभी क्षेत्र में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही शहर को टैंकर मुक्त कराया जाएगा। लेकिन MIC सदस्य भी मान रहे हैं कि पानी की समस्या तो कभी खत्म नहीं, लेकिन उस समस्या को दूर करने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हमारे यहाँ जो अमृत मिशन योजना के तहत पानी की सप्लाई की जो व्यवस्था है, लगभग 80 से 90% कह सकते हैं कि हमने लक्ष्य पूरा कर लिया है। मात्र 10% बचा हुआ है। लगभग 4 किलोमीटर का हमारा 4.5 किलोमीटर का पाइपलाइन बिछाना बचा हुआ है। उसमें भी वो ऐसे इलाके बचे हुए हैं जो पूर्व में DPR में नहीं आ पाए थे और कुछ नए क्षेत्र जुड़े तो उतने ही बचे हैं। नहीं तो लगभग 90% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और सभी वार्डों में अच्छे से पानी पहुंचाया जा रहा है। इन्हीं क्षेत्रों में जो बचे हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अभी भी टैंकर से आपूर्ति की जा रही है। बिलासपुर चौक के पास के जो इलाके हैं उधर का पारा 2-3 में शायद एकदम से अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन 46 नंबर, 47 नंबर और 45 नंबर इन सब क्षेत्रों में कुछ जगहों पे जो दूरस्थ हैं वहाँ पे टैंकर से सप्लाई दी जा रही है। अभी भी शहर के कई वार्डों में पानी उपलब्ध कराने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। वर्षों से गर्मी के मौसम में निगम क्षेत्र के कई वार्ड में टैंकर से पानी पहुंचाकर काम चलाया जा रहा है। वहीं अमृत मिशन योजना के तहत कहीं पानी टंकी का निर्माण पूरा नहीं हुआ है तो कहीं पाइपलाइन का विस्तार किया जाना बाकी है, जबकि लोग हाउस कनेक्शन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि अमृत मिशन के तहत शहर के 15,061 घरों में हाउस कनेक्शन देने और 28,000 घरों में वाटर मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन अभी तक मात्र 7,000 घरों में ही कनेक्शन देने का कार्य पूरा हो सका है। इसी तरह 8,500 घरों में वाटर मीटर लगाया जा चुका है, जबकि 5 किलोमीटर क्षेत्र में पाइपलाइन विस्तार का कार्य शेष है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि कब तक नल जल योजना का लाभ निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों को मिलेगा। अंबिकापुर से आवाज डेस्क की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।